विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। कल हमने किया था अधिकरण, भारतीय संविधान का भाग 14 क 14A, ठीक है, और आर्टिकल 323A से 323B, 323A से 323B, अलग अलग प्रकार के जो मुख्य न्यायाधिकरण हैं वो किए थे कल हमने। एक हमने प्रशासनिक अधिकरण किया था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आज बाकी के ट्रिब्यूनल करने हैं, तो आज कर रहे हैं हम लोग प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, सैट बोलते हैं इसको, SAT, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यह न्यायाधिकरण प्रतिभूति और स्टॉक संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए स्थापित किया गया। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा आपने, शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। वहां अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तब कहाँ जाओगे आप, किस न्यायाधिकरण में जाओगे? तब आप जाएंगे सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, यानी प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण, या सैट बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी स्थापना क्यों की गई थी। यह न्यायाधिकरण प्रतिभूति और स्टॉक संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए स्थापित किया गया। इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड 1992 सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे 1998 में संशोधित किया गया। इस अधिकरण को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अंतर्गत अपील सुनने का अधिकार है। सेबी के अंतर्गत क्या है? अपील सुनने का अधिकार है। सेबी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका अदा करती है। किस किस की? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका अदा करती है। इसके पास 3 सदस्यीय टीम होती है। इसके फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो कौन सा पढ़ा हमने? सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। ऐसी अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। अगर माना दूरसंचार संबंधी विवाद है, उसके निवारण के लिए कौन सा होगा? वाहन दुर्घटना का दावा करना है, उसके लिए कौन सा न्यायाधिकरण होगा? सीमा शुल्क, आबकारी सेवा कर, सर्विस टैक्स से संबंधित अलग न्यायाधिकरण होते हैं। तो पहले मैं अगला बता रहा हूँ, दूरसंचार विवाद निवारण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल, इसको TDSAT बोलते हैं, TDSAT, दूरसंचार विवाद निवारण और अपीली न्यायाधिकरण। तो दूरसंचार विवाद निवारण एवं अपीली न्यायाधिकरण को वर्ष 2000 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए गठित किया गया। ट्राई सुना है आपने? टेलीकॉम ट्राई सुना है ना? मतलब दूरसंचार से संबंधित जिसको सबसे बड़ी संस्था है वो कौन सी है? विनियमन करने वाली भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई। फुल फॉर्म इंग्लिश में ट्राई की फुल फॉर्म, मोबाइल यूज करते हैं अगर आप तो आपको पता होना चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दूरसंचार विवाद निवारण एवं अपीली न्यायाधिकरण को वर्ष 2000 को याद करना है आपने। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए गठित किया गया। यह दूरसंचार उद्योग के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच विवादों एवं अपीलों को सुनता है। इस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष एक न्यायाधीश होता है तथा इसमें 2 सदस्य और एक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विधि लिपिक होता है। क्या होता है? बाकी इतना नहीं पूछता, 20 शब्दों में पूछता है। माना मेंस में लिखना होगा, अगर TDSAT के बारे में पूछ लिया तो सिर्फ उसका काम बताना पड़ता है कि लगभग सन 2000 में भारत यानी ट्राई 1997 से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए गठित किया गया, और यह दूरसंचार उद्योग के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच विवादों एवं अपीलों को सुनता है। इतना काफ़ी होता है 20 शब्दों में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। ऐसे ही अगला है वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, MACT। वाहन दावा न्यायाधिकरण वाहन दुर्घटना दावा संबंधी विवादों और मामलों के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 को याद करना है आपने। 1988 को खासकर याद करना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य रूप से
तीसरे पक्ष का बीमा किया जाता है, थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष का बीमा किया जाता है। और दावों पर निर्णय के लिए यह अधिनियम एक प्रक्रिया प्रदान करता है। यह कानून वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को राहत प्रदान करता है और दोष रहित देयता के आधार पर मुकदमा चलाता है, बशर्ते कि इसके साथ अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो। यह जीवन की हानि या घायल होने पर होने वाले दावों में राहत दिलाता है। इसके पीठासीन अधिकारी राज्य न्यायिक सेवा से आए न्यायिक अधिकारी होते हैं। तो MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ठीक है, 20 शब्दों में 50 शब्दों में इसको तैयार करना है आपने। अगला सीमा शुल्क आबकारी और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण, CESTAT, ठीक है, सीमा शुल्क आबकारी और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण। तो कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का नाम 1982 में रखा गया। कब? 1982 में रखा गया। इसके पहले इसका नाम सीमा शुल्क आबकारी और सेवा नियंत्रण अपीली न्यायाधिकरण यानी CEGAT था। इसका नाम फिर चेंज किया गया, CEGAT से बदलकर CESTAT 1982 में किया गया, ठीक है। यह एक ऐसा न्यायाधिकरण है जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केंद्रीय आबकारी अधिनियम 1944 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975। आपको ना इनके सन याद करने हैं भाई। क्या याद करने हैं? जैसे अगर पूछ लिया आपसे सीमा शुल्क अधिनियम, तो सीमा शुल्क अधिनियम पता होना चाहिए 1962 का है। अगर पूछ लिया केंद्रीय आबकारी अधिनियम तो 1944 का है। अगर पूछा सीमा प्रशुल्क अधिनियम तो 1970। ये मैच करने के लिए हो सकता है 3-4 चीज़ें दे दे, इसकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर वाहन अधिनियम कब का है, 1988 का है। 3-4 दे देगा ना वो, उसको मैच करना होता है सन के साथ। ऐसे पूछेगा सीमा शुल्क अधिनियम कब का है, 1962 का है। केंद्रीय आबकारी अधिनियम कब का, 1944 का है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम कब का, 1975 का है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड 1992, सेबी जिसको बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ट्राई आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997। इसमें मेन चीज़ है सन याद करना, ठीक है। तो चलो जी, केंद्रीय आबकारी अधिनियम 1944, सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अंतर्गत सेवा कर और डंपिंग विरोधी शुल्क से संबंधित वित्तीय अधिनियम 1994 सीमा शुल्क और आबकारी संबंधी मामलों के विभिन्न आयामों को देखता है। वित्तीय अधिनियम 2003 के तहत इसमें संशोधन किया गया है। इसकी प्रक्रिया में आयकर को आवश्यकतानुसार मिश्रित रूप से अपनाया गया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं, 21 अन्य सदस्य होते हैं। थोड़ा सा ये 21 को याद कर लीजिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 21 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी 3 पीठें हैं दिल्ली में है, 4 पीठें मुंबई में और एक कोलकाता और चेन्नई में और बेंगलुरु में, ठीक है। प्रत्येक पीठ में तकनीकी और न्यायिक सदस्य होते हैं। एक सदस्य प्रत्येक पीठ के पास 10 लाख रुपए तक के मूल्य के मामलों को देखने का अधिकार क्षेत्र है। इस न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर दोबारा मैंने कहा, जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो 20-50 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। किसी ना किसी पेपर में आपके क्या आ सकता है, खासकर मुख्य परीक्षा जैसे पेपरों में काम आता है। तो समझ में आ गया। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, DRT बोलते हैं इसको, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ऋण वसूली न्यायाधिकरण या DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इस न्यायाधिकरण को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993, इन सब की लिस्ट बनाइए। मैंने जैसे अभी बताया, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993, ठीक है, के तहत स्थापित किया गया है। इसको किसी वित्तीय संस्थान के किसी ऋण की वसूली के लिए अधिनियम के तहत नियम एवं कार्य तय किए गए हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश इसके मुख्य पदाधिकारी होते हैं। ये स्पेशल लाइन है, क्वेश्चन बन चुका है, बोर्ड लेटर्स में लिखा है। जिला और सत्र न्यायाधीश इसके मुख्य पदाधिकारी होते हैं। इसके पास न्यायिक अधिकार भी होते हैं। इनके सहायता और सहयोग के लिए अन्य अधिकारी और 2 वसूली अधिकारी होते हैं, जिनके लिए न्यायिक योग्यता होना आवश्यक है। देश में ऐसे 33 न्यायाधिकरण हैं। कुल कितने न्यायाधिकरण हैं DRT? आंसर 33। क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बन सकता है। इस न्यायाधिकरण की प्रकृति नागरिक प्रक्रिया के तहत है। इसके पास अस्थायी आदेश, अंतरिम आदेश जारी करने के अलावा पुनर्विचार और वसूली अधिकारियों के खिलाफ अपीलों की समीक्षा करने का भी अधिकार है, ठीक है। तेजी से पढ़ रहा हूं मैं, आपने क्या करना, बिना देखे इसको 20 शब्द 50 शब्द में तैयार करना है, ठीक है। अगला है आयकर अपीली न्यायाधिकरण यानी ITAT।
यानी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, अनुच्छेद 265 आर्टिकल 265 इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाग 12, भाग, जब हम भारतीय संविधान के भाग 11 में होंगे ना तो केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे होंगे हम, क्या पढ़ रहे होंगे? और जब हम संविधान के भाग 12 में होंगे तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पढ़ रहे होंगे। केंद्र राज्य दो संबंध कौन कौन से? विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध आपको कहाँ पे मिलेंगे? भाग 11 में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? भारतीय संविधान के पार्ट 11 में। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कहाँ है तो आपको भाग 12 में जाना पड़ेगा, ठीक है। और जानबूझ के पूछता है वो, क्योंकि भाग 12 की जो हेडिंग है वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध नहीं है, वहां पर वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, उससे पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। तो इसलिए क्या करता है वो, जानबूझ के पूछता है, क्योंकि पता है कि जब हम पार्ट पढ़ रहे होते तो भाग 11 में हम पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध, उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ, चैप्टर में लिखा हुआ है लेकिन हेडिंग में ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से संबंध, केंद्र राज्य कौन से संबंध। तो केंद्र राज्य दो संबंध कौन कौन से? विधायी यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ये दो हमें 11 में मिलेंगे। और जब हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पढ़ रहे हैं तो भाग 12 में जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 265 भाग 12 में प्रावधान है कि कोई भी कर विधि सम्मत प्राधिकरण के अलावा ना तो लगा सकता है और ना ही संग्रहित कर सकता है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, इसमें आर्टिकल पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ कि कोई भी कर विधि सम्मत प्राधिकरण के अलावा ना तो लगा सकता है और ना ही संग्रहित कर सकता है। संग्रहित बोलते हैं कलेक्ट करने को, ठीक है। यह आयकर अधिनियम 1961, अब फिर दोबारा आयकर अधिनियम 1961, इसमें आयकर अधिनियम नहीं है इंपॉर्टेंट उतना, 1961 इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करना है। आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा प्रशासित होता है, जो कि कराधान की का प्रावधान तय करता है। किसी भी करदाता का मूल्यांकन तथा कर लगाते समय इसकी अपील आयकर आयुक्त के पास की जाती है और उसके बाद यह अपील न्यायाधिकरण के पास जाती है, जिस पर फैसला एकल पीठ या 3-4 सदस्यों की विशेष पीठ द्वारा किया जाता है। एकल पीठ बोलते हैं जिसमें एक जज बैठता है, डबल बेंच बोलते हैं जिसमें 2 जज बैठते हैं, 3-4 से ज्यादा अगर बैठ रहे हैं तो बोल रहा है विशेष पीठ। क्या बोल रहा है? विशेष पीठ। एकल पीठ में एक सदस्य होता है जो न्यायिक या गैर न्यायिक हो सकता है, लेकिन यह वित्तीय मामलों का जानकार वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होता है। विशेष पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और अन्य गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। विधि के प्रश्न पर परामर्श के लिए आधिकारिक उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसके फैसले के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। इसमें यह एक स्वायत्त न्यायाधिकरण है तथा यह किसी भी सरकारी निकाय से स्वतंत्र होकर कार्य करता है, किसी भी सरकारी निकाय से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। अगला है भाई बौद्धिक संपदा अपील मंडल, IPAB, IPAB इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। बौद्धिक संपदा के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद, कहाँ पढ़ा? एक तो वीपो पढ़ा होगा आपने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ लेंगे। और एक आपने कहाँ पढ़ा होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पढ़ा होगा आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने इनोवेशन के साथ भी पढ़ा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये शब्द आएगा जब आप इनोवेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बौद्धिक संपदा एक शब्द आता है। क्या होता है बौद्धिक संपदा? क्या होता है भाई बौद्धिक संपदा? बौद्धिक संपदा का मतलब ये है कि देखो आपने कोई आविष्कार किया, माना क्या किया? आविष्कार किया, और आपके आविष्कार को किसी ने चुरा लिया और उसने क्या कर दिया, खोल दिया, क्या अपना एक बड़ा फैक्ट्री खोल दी, और वो तो बन गया, अरबों में कमा लिया उसने, और आप क्या वहीं के वहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में खाली आविष्कार नहीं आता, आप बहुत सारी चीजें आती हैं, पर फिर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपकी स्थिति वैसी होगी, तो बताया जाता है कि इनोवेशन तब होता है जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो? हाँ जी, ठीक है, पेटेंट कराते हो या उसको उसके अधिकार दिलाते हो। आपने आविष्कार किया तो आपको कम से कम उसका अधिकार मिलना चाहिए, आपने उसको पेटेंट करा दिया। पेटेंट कराने के बाद कोई कंपनी को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो पेटेंट के अधिकार जो होंगे वो आपके पास होंगे, तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। क्या मिलती रहेगी? माना आपने जितने प्रोडक्ट निकलेंगे हर एक उस पर कुछ परसेंटेज जो होगा वो आपका होगा,
समझ में आ गया? तो बौद्धिक संपदा अपीली मंडल, अब आप बौद्धिक संपदा आपकी थी और किसी और ने चुरा लिया और उसने क्या, वो तो बन गया क्या, उसने बहुत सा लाभ कमा लिया और आप वहीं के वहीं रह गए। कहाँ अपील करोगे? बौद्धिक संपदा अपीली मंडल में करोगे, IPAB, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। इस न्यायाधिकरण को ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, भौगोलिक संकेतक वाले सामान पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 और पंजीयक के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। किसका? अब आप ऋषिकेश में चप्पलें बना रहे, एक फैक्ट्री खोल दिया आपने, लिख दिया उसमें कोल्हापुरी चप्पलें, आपने भौगोलिक संकेतकों का क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया। आप नहीं खोल सकते, कोल्हापुरी चप्पलों के नाम से नहीं बेच सकते। आपको अगर चप्पलें बनानी है तो आपको कौन सी बनानी पड़ेगी? ऋषिकेश की प्रसिद्ध चप्पलें, है ना? ऐसे करना मतलब भौगोलिक संकेतक, मतलब सुना होगा आपने, बीकानेरी सुना है, कोल्हापुर, और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग। अब आगरा का पेठा के नाम से बेच रहे हो आप, क्या पेठा यहाँ बना रहे हो और आगरा का पेठा की, मथुरा के पेड़े, मथुरा के पेड़े तो मथुरा में मिलेंगे ना भाई, हो सकता है उससे अच्छा बना रहे हो आप, लेकिन आप उनके सब नाम का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी ट्रेडमार्क व्यापार, ट्रेडमार्क भी यूज़ नहीं कर सकते आप किसी दूसरे का। इस न्यायाधिकरण को ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, भौगोलिक संकेतक वाले सामान पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 और पंजीयक समझते हैं, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं, ठीक है? पंजीयक के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके साथ साथ 2002 में बने और 2003 में लागू किए गए पेटेंट अधिनियम 2002, फिर याद करना पड़ेगा आपको, पेटेंट अधिनियम 2002, पेटेंट अधिनियम 2002, व्यापार चिन्ह अधिनियम 2002, फिर व्यापार चिन्ह अधिनियम का भी सन याद करना पड़ेगा आपको 2002, जो बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत आते हैं उस पर इसे सुनवाई करने का अधिकार है। इस मंडल में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 तकनीकी सदस्य, एक तकनीकी सदस्य व्यापार चिन्ह से संबंधित होता है, एक तकनीकी सदस्य पेटेंट से संबंधित होता है, ठीक है, होते हैं। इसमें एक रजिस्ट्रार भी होता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, लेकिन यह चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में भी सुनवाई करता है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में भी सुनवाई करता है, लेकिन मुख्यालय कहाँ? चेन्नई। अगर मैं क्वेश्चन पूछता, मुख्यालय पूछता आपसे, क्या पूछता? मुख्यालय कहाँ है? आंसर चेन्नई। ठीक है भाई। उसके बाद है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। अब जैसे ही आप उपभोक्ता वगैरह ये सब चीज़ें आती है, आप बोर हो जाते हो, आप कहते हो कि क्या पढ़ना है इसको, बेकार। लेकिन प्रश्न जो आप अगर अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो उपभोक्ता जो अधिकार होंगे उनसे संबंधित आपके पास मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, प्री में भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी तो सिर्फ इतना ही पूछता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब का है, इतना पता होना चाहिए आपको। 1986 का, राजीव गांधी का समय था, 1986 का है, ठीक है, इतने में काम चल जाता है कभी कभी। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत, किसके तहत? मैंने कहा सन इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट बना के आपने भी सुनाना है मुझे इसके बाद, क्लास के बाद। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता सेवा और वस्तु में पाई गई कमी की शिकायतों के निराकरण के लिए 1988 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1988 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जितने भी मैंने पढ़ाए हैं सबके आप मेन के मुख्यालय याद करने हैं आपने। जैसे अभी हमने बौद्धिक संपदा अपीली मंडल का मुख्यालय चेन्नई में पढ़ा, ऐसे ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? आंसर नई दिल्ली में है। इसमें कोई अदालती शुल्क नहीं लगता है तथा मुकदमे का तेजी से निपटारा होता है। यह 3 सदस्य निवारण आयोग है, 3 स्तरीय निवारण आयोग है, सॉरी सदस्य नहीं, 3 स्तरीय निवारण आयोग है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्य आयोग का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और जिला आयोग का जिला न्यायाधीश संचालित करते हैं। 3 स्तर कैसे? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग एक तो देश का जो हो गया सबसे बड़ा, उसमें जो जज होंगे वो कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। दूसरा होगा राज्य उपभोक्ता आयोग। राज्य उपभोक्ता आयोग में जो जज होंगे वो क्या होंगे? उच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और जो जिला आयोग होगा, जिला उपभोक्ता आयोग, उसमें कौन होंगे? कौन होंगे? जिला न्यायाधीश संचालित करते हैं। वर्तमान में 639 जिला मंच, 35 राज्य आयोग और एक केंद्रीय आयोग है। जिला मंच में 20 लाख, राज्य आयोग में 1 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान या सेवाओं में कमी की शिकायत की अपील की जा सकती है। तो कंज्यूमर फोरम, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जाना है तो कम से कम 20 लाख रुपए तक का मामला होना चाहिए। अगर आपको राज्य आयोग में कंज्यूमर फोरम में जाना है स्टेट के, तो वहाँ पर आपका 1 करोड़ का होना चाहिए। और राष्ट्रीय आयोग में आप तब जाएंगे जब 1 करोड़ से अधिक मूल्य का क्या होगा? सामान या सेवाओं में कमी की शिकायत की अपील होगी। ठीक है। पीड़ित पक्ष 3 स्तरों में से कहीं भी अपनी शिकायत की अपील कर सकता है। इसके लिए वकीलों की सहायता भी ली जा सकती है। क्लियर हो गया? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो एक तो यही पूछता मैं कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब का है, तो 1986 का है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर नई दिल्ली में है। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछता तो ये पूछता कि कितने कितने लाख के मामले कहाँ कहाँ? 20 लाख का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 1 करोड़ का स्टेट लेवल पे, 1 करोड़ से अधिक का कहाँ पर? राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है। अगला है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, AFT बोलते हैं इसको। यह एक सैन्य न्यायाधिकरण है यानी मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, जिसके पास सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णय की शक्ति प्राप्त है। इसकी स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रक्रिया अधिनियम 2007 के तहत 8 अगस्त 2009 में की गई थी। अब फिर दोबारा आपको जो याद करना है वो ये याद करना है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रक्रिया अधिनियम 2007 के तहत 8 अगस्त 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? इसके 10 क्षेत्रीय पीठें कहाँ पर हैं भाई? चंडीगढ़ में, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में स्थित है। हाल ही में नवंबर 2022 में मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति यानी ACC ने सशस्त्र न्यायाधिकरण के 23 सदस्यों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें से 11 न्यायिक सदस्य होंगे और 12 प्रशासनिक सदस्य शामिल होंगे। टोटल कितने होते हैं? 23। 11 क्या न्यायिक सदस्य, 12 क्या प्रशासनिक सदस्य। भारत सरकार द्वारा कुल 34 न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। AFT के अध्यक्ष पद के लिए व्यक्ति की सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जबकि इसके न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा प्रशासनिक सदस्य जो होंगे सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो की होती है। अब ये अलग सा आ गया यहाँ पर 4 वर्ष या 67 वर्ष। अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा कहीं पर भी। हमने ऐसा पढ़ा 5 वर्ष 62 वर्ष, 5 वर्ष 65 वर्ष, ऐसे तो पढ़ा 6 वर्ष 62 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष। ये एक अलग आंकड़ा है, अलग नंबर है, 4 वर्ष या 67 वर्ष, 67। इतना क्लियर हो गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सशस्त्र बलों के क्या अभी अभी भारत सरकार द्वारा 34 न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों को मंजूरी प्रदान की गई AFT के अध्यक्ष के पद के लिए, यानी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? आंसर 4 वर्ष या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो की होती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, किंतु आयु सीमा यदि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है तो अधिकतम आयु 70 वर्ष और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो अधिकतम आयु 65 वर्ष। वो इसलिए क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष में तो रिटायर होता है, उसके बाद फिर क्या, और ये जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है 62 वर्ष में रिटायर होता है। उस हिसाब से अलग अलग दी गई है इसमें, 70 वर्ष या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अगर है तो 70 वर्ष और अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो 65 वर्ष। क्लियर हो गया? तो ये मेन हमने ट्रिब्यूनल पढ़े। इसके बाद मैं आपको कैग के बारे में बताऊंगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इतना ही करें, अगले वाले में बताऊंगा।